नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। प्रगति से ताकतवर ना कभी कोई था, ना है और ना आगे रहेगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में सिर्फ 30 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। बत्तीस सेकंड पहले जहां पर मकान, दुकान, सड़क, बिजली सब कुछ था, 30 सेकंड के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा था, कुछ नहीं बचा। मंगलवार की दोपहर करीब 1:45 पे बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। उनकी भी पहचान की जा रही है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 2 दिनों में करीब 200 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हरसिल में सेना के 11 जवान बादल फटने के बाद से लापता हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी आपदाएं क्यों आती हैं? क्या पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है? क्या प्रकृति से छेड़छाड़ हमें विनाश की ओर ढकेल रही है? ये सवाल जायज है। हम सिर्फ इसे प्राकृतिक आपदा कहकर इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको मैं आज याद दिलाना चाहता हूं वो जोशीमठ। 2 साल पहले अचानक जोशीमठ के घरों में दरारें आने लगी, मकान डगमगाने लगे, कई रात लोग सोए नहीं। इसके बाद सरकारी महकमा जागा और अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। जानते हैं इसका कारण क्या था? जोशीमठ में बिना किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा की यह स्थिति क्यों बनी? इस सवाल के जवाब में टेरी यानी कि यूनिवर्सिटी के सीनियर इकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेष्ठ दयाल ने कहा कि उत्तराखंड में जो भी हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं वो बहुत ही यंग माउंटेन कहलाती हैं। उनकी जो मौलिक संरचना है उसके आधार पर ही बहुत कमजोर पहाड़ियां हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल लैंडस्लाइड, भूस्खलन की जैसे की घटनाएं होती रहती हैं। हल्की सी बारिश के बाद ही इसका असर पहाड़ियों पर पड़ने लगता है। इसके अलावा इन इलाकों में पेड़ों की भी कटाई खूब की जा रही है। इस वजह से कमजोर हुए हैं। ऐसे में जो पहाड़ियां पहले से ही कमजोर है और हम वहां पर तोड़फोड़ करेंगे या निर्माण करेंगे तो फिर वहां पर और जो रास्ते बनाए जा रहे हैं उसके लिए भी पेड़ जो काटे जाएंगे या फिर ब्लास्टिंग जो की जा रही पहाड़ों को तोड़ने के लिए, ऐसे में कमजोर पहाड़ियां और कमजोर होती जाएंगी और टूटेंगी। ऐसे में नया काम होने से कमजोरी आएगी, दरारें आएंगी और जिस तरह आपने जोशीमठ में देखा वैसी चीजें होती रहेंगी। ये तो हो गई 2023 की बात। अब आते हैं मंगलवार को जो धराली में हुआ। उत्तरकाशी का धराली गांव की आबादी लगभग 1000 की रही होगी। पूरे गांव में करीब 200 मकान होंगे। होटल की बात करें तो 20 या 25 होटल यहां पर मौजूद हैं। धराली गांव हिमालय की एक दरार में बसा हुआ है। धराली गांव में 1864, 2013, 2014 में भी बादल फटे थे। उस समय भी एक खीर गंगा का विकराल रूप देखा गया था। बहुत तबाही उस समय मची थी। तब भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकार को दी थी। यह भी बताया था कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। अब इसे शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, इस पर आप अलग से बहस कर सकते हैं। शायद किसी ने इस काम को जरूरी नहीं समझा होगा। शायद शासन और प्रशासन को लग रहा होगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सरकारों के पास विकास कार्य कराने का वर्कलोड इतना हो कि इस तरह की छोटी मोटी चेतावनी पर ध्यान न जा पाए। संभव है, कुछ भी हो सकता है। अब पर्यावरणविदों का कहना है कि गौमुख से उत्तरकाशी तक 4189 वर्ग किलोमीटर का फैला ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव जोन है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, जिसको हम BESZ में कहते हैं, उसमें बेशुमार निर्माणकार और मानवीय हस्तक्षेप ने उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के पास धराली गांव में आई बाढ़ का प्रभाव को और भी बदतर बना दिया। भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदियों किनारे भूमि उपयोग नियमों में तत्काल सुधार और सख्ती से पालन कराने की मांग करते हुए BESZ निगरानी समिति की सदस्य मल्लिका भनोट ने बताया कि यह एक बार फिर से दिखाता है कि हमारा हिमालय कितना नाजुक है और हमें जागना होगा और हमें अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा। किसी भी नाजुक एरिया को सुरक्षा की, संरक्षण की आवश्यकता होती है।
अनियंत्रित मानव जनित गतिविधियां केवल जोखिम को बढ़ाती हैं, जैसा कि खीर गंगा की धारा में एक धारा के बदलने से चौंकाने वाले दृश्य स्पष्ट है। उदाहरण समझाता हूं। आपने खीर गंगा का अगर वो विनाशकारी वीडियो जो लगभग 30-32 सेकंड का है वो देखा होगा तो आप समझे होंगे कि कैसी दो धारा और एक में होती हुई दिख रही है। दरअसल खीर गंगा का वास्तविक पाठ इतना ही होता था, मगर टूरिज्म और होटल वालों ने कुछ ऐसे निर्माण किए जिससे नदी के वास्तविक जो उसका बहाव था वो डिस्टर्ब हुआ। पर्यावरण पर शोध करने वाले कई विद्वानों ने भी इस तरह की चिंताएं व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि बड़े पैमानों पर कंस्ट्रक्शन प्राकृतिक जल निकासी को डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, भूमि क्षरण को तेज करता है, इससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ये सभी छोटे छोटे कारण जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के पूर्व निदेशक सुनील नौटियाल कहते हैं कि ये कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है और आसपास के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अद्वितीय रूप से संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर प्रजातियों के कीस्टोन या मामूली पर्यावरण बदलाव के प्रति भी अत्यधिक सेंसिटिव ये माना जाता है। हमें इन बेहद सेंसिटिव एरियाज को में जितने भी विकास कार्य हैं उनमें कार्बन की लागत का हिसाब लगाना होगा। आप जब देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में आप जगह जगह सुरंगें, जगह जगह रेलवे लाइन, जगह जगह रोडें, सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि उत्तराखंड या पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन सुगम हो। पहाड़ में घूमना और वहां पर रहना जमीन आसमान का फर्क होता है। जो पहाड़ में लोग रहते हैं उनसे पूछे कि उसकी तकलीफें क्या होती हैं। तो विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास इस कदर ना हो जाए कहीं वो विनाश बन जाए। जमीनी स्तर पर निवासियों का कहना है कि पर्यटन और राजस्व बढ़ाने का प्रयास अस्थायी विकास को बढ़ावा दे रहा है। उत्तरकाशी के पर्यावरणविद और हिमालय बचाओ आंदोलन के संस्थापक सुरेश भाई ने कहा कि पर्यटन से कमाई की होड़ में पेड़ों की कटाई और निर्माण अभूतपूर्व पैमाने पर चल रहा है। बीएसईजेड के संवेदनशील हिस्सों में आपदाओं के प्रबंधन के लिए कोई भी मजबूत व्यवस्था नहीं है, जबकि क्षेत्र में अतीत में इसी तरह की विनाशकारी बाढ़ हम लोगों ने देखी है। तब भी सभी को चेताया गया है, सभी को समझाया गया, लेकिन कोई बात नहीं मानता। आप देखिए धराली के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी होटल बनाए गए, रिवर साइड होटल। आपको जब आप घूमने के लिए प्लान करते हैं पहाड़ों में जाने के लिए तो लोग रिवर साइड होटल सर्च करते हैं, रिवर साइड कैंपिंग सर्च करते हैं। वो कैसे बनती हैं? अगर एक नदी का पार्ट उसको किसी बाढ़ में नहीं है, नेचुरल बह रहा है, तो उसका पार्ट छोटा होता है और हर साल बाढ़ नहीं आती तो आदमी क्या करते हैं, लोग जो कंस्ट्रक्शन जो होटल वाले हैं बढ़िया लोकेशन और अच्छे पैसे कमाने के लिए नदियों के किनारे उसके कंस्ट्रक्शन को बना के खड़ा कर देते हैं। अगर नदी अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपना खोया हुआ अस्तित्व पाने में बहुत देर नहीं लगाएगी और इसको 32 सेकंड भी नहीं चाहिए। आप वहां पे हट भी नहीं पाएंगे और सारा का सारा सैलाब आपको जमींदोज कर देगा। यही धराली का जो वीडियो था ये बता रहा है कि प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। केदारनाथ की आपदा ने बताया था कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो आपको विनाश का रूप देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विकास ना कराया जाए, लेकिन ऐसे जोन पर जहां पे अनियंत्रित निर्माण कार्य है, पहाड़ों में जहां कहीं देखो वहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहीं पे विला, होटल, डुप्लेक्स बनाने की होड़ मची हुई है। किसी को जमीन मिली उसने वहां पर होटल बनाया ताकि टूरिस्ट वहां पर रहे। और किस तरह से इस पहाड़ को खोखला किया जा रहा है, जिसको हम हिमालय को बहुत यंग माउंटेन कहते हैं, बहुत अभी बच्चा है, अभी जवान हुआ है, वैसा पहाड़ वो कच्चा है। और उस पहाड़ पे अगर लगातार ड्रिलिंग, लगातार ब्लास्टिंग चलेंगी तो उसकी हालत क्या होगी और उसके आसपास बसने वाले जो गांव हैं उनके हालात कैसे होंगे। हम आप तो उत्तराखंड, चमोली, कुल्लू, मनाली, रोहतांग, यहाँ वहाँ सब घूम के चले आते हैं, लेकिन असल में तकलीफ उनको होती है जो 24 घंटा, 7 दिन, 365 दिन, सालों वहीं उनको रहना है। और ऐसी आपदाओं में शिकार अक्सर वही लोग हो जाते हैं। शुक्रिया।